हम लोग स्टार्ट करें। जी सर। सर आज हम GS3 लेने वाले हैं। सर GS3 शुरू कर रहे हैं, लेकिन योगेश की एक कॉपी है शायद GS1 की। ठीक है। तो वो डिस्कस कर ले पहले। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं योगेश तुम्हें भेज देती हूँ कॉपी कॉपी। ठीक है। ओके। तो बस 2 मिनट, कॉपी भेज रही हूँ। विजिबल है? हाँ हाँ जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। The first question is, tribal and folk arts in India are confronting several challenges of the modern age in a bid to survive. Discuss. Also highlight the various initiatives taken by the government in this regard. It is a 250 words question, that is 15 marker question, so you have to discuss it in detail. कि दो कीवर्ड्स है यहाँ पे कि ट्राइबल एंड फोक आर्ट्स को चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वो भी मॉडर्न एज की वजह से जो चैलेंजेस है, और दूसरा जो है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड ऑल्सो अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता तो दिस इज इनफ, बट इट इज 15 मार्क का क्वेश्चन, तो यू विल हैव टू ऐड अ पॉइंट ऑफ वे फॉरवर्ड कि और क्या कर सकते हैं, राइट? So first, आपका जो introduction है, India is a country of diversity, and diversity can be seen in tribal and folk art as well. You can replace this intro with something catchy, because ये ऐसा topic है ना, art and culture के topics बहुत interesting होते हैं. So if you give some good introduction, तो वो आपके आंसर को बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा. जैसे कि आप यहाँ पे एक अच्छी स्टार्ट हो सकती थी कि आप कोई ऐसा फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट मेंशन कर दो जो डिसअपियर होते जा रहा है. जैसे कि कोई लैंग्वेज भी डिसअपियर हो रही है, दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई आर्ट, ट्राइबल आर्ट या फिर ट्राइबल जो जो होता है ना, मेडिसिनल उनका होता है, वो सब भी डिसअपियर हो रहा है, तो ऐसा ऐसा कुछ तो कॉन्टेक्स्ट वाइज इंट्रो लिख सकते हैं. देन दैट मैप यू हैव पुट, दैट इज वेरी गुड. उसके बाद चैलेंजेस इन मॉडर्न एज, तो यू हैव रिटन गुड, मतलब वो कंटेंट अच्छा है, डिजिटल डिवाइस डिवाइड, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस वगैरह, लेकिन ये थोड़े से ना जेनरिक हो रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, बिकॉज पूरा पढ़ने से अच्छा है अगर कीवर्ड आपने अंडरलाइन किया है तो दिख जाता है एग्जामिनर को कि आपने ये पॉइंट्स मेंशन किए. आप और भी पॉइंट्स अच्छे से मेंशन कर सकते थे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं लोगों के पास, एंड दैट इज द रीजन कि ट्राइबल एंड फोक आर्ट बहुत कम आगे आ रहा है. और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कनेक्टिविटी. ट्राइबल रीजन्स की कनेक्टिविटी बहुत कम है. सेकेंड इशू इज ट्रस्ट इश्यूज, कि जो होता है ना कि ट्राइबल और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, दैट इज अ वेरी बिग रीजन कि कनेक्टिविटी, इमोशनल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी दोनों कम है. तो सच ऐसे थोड़े से वैल्यू लोडेड पॉइंट्स. अब ऐसे लिखोगे, थर्ड पॉइंट आपका है कि अवेयरनेस अमंग सिटीजंस इज लेस, so it is very generic point. So instead of that, you have to put points जिसमें कुछ substance हो. अब प्रैक्टिकली सोचो, मतलब आंसर लिखने के लिए मत सोचो कि प्रैक्टिकली क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि ट्राइबल आर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं या फिर उनकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है. फर्स्ट इज दैट कि बहुत रीजन स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो एक रेड सैंडलवुड मिलता है, तो वहां पे इशू क्या है कि ट्राइबल लोग उसको यूज करते, बट इट इज नॉट लीगल. यू कैन पुट सच डिफरेंट पॉइंट्स जो दूसरों के आंसर्स में नहीं होगा. ओके. देन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे भी आपने जो दिए वो बहुत अच्छे हैं, बट यू हैव टू थिंक मोर इनोवेटिवली. या फिर रिसेंट के जो इनिशिएटिव्स है, जैसे कि वन नेशन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसा हो गया, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है कि हर मॉल में ट्राइबल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो एयरपोर्ट्स पे किए जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है वो उनको प्रमोट करने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद जापान, एंड जापान विल हेल्प अस डू दैट, पाइन प्रोडक्ट्स स्पेशली प्रमोट करने के लिए. तो यू कैन पुट सच एग्जांपल्स. ऐसे एग्जांपल्स न्यूज़पेपर से मिलते रहते हैं. तो थोड़ा सा ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश करो जो जिसमें थोड़ा सा सब्सटेंस हो. जेनरिक कंटेंट को फिर, मतलब एक भी अगर आपके एक भी एग्जांपल, एक कैची एग्जांपल आ जाए ना, तो फिर पूरे आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है. ऑलराइट. एंड उसके बाद स्टेप्स नीडेड, यू हैव डन दैट, बट यस, अगेन इन स्टेप्स आल्सो यू हैव टू गिव सम. जैसे कि स्टेप्स कैसे हो सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एज सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, राइट? और फिर
conclusion. उसके बाद, so this was about that answer. Yes. Next question is 13th question. Despite the Chauri Chaura incident slowing down the momentum of Indian freedom struggle for a while, the non-cooperation movement remains a watershed in the history of Indian freedom struggle. The meaning of this question is, यहाँ पे focus Chauri Chaura नहीं है, यहाँ पे focus है non-cooperation movement. That is, non-cooperation movement was such an important movement कि ऐसा इंसिडेंट होने के बाद उसे बंद किया गया, फिर भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था फ्रीडम स्ट्रगल पे. दिस पॉइंट यू हैव टू हाईलाइट. So you have written the introduction. Non-cooperation movement was one of the major movement of the Congress under the leadership of Gandhi. So first thing is, ये बहुत generic introduction हो गया. It was one of the वो होता है ना very important thing. ऐसे चीजें नहीं लिखने हैं कि major thing. दूसरी बात, you should not mention Congress. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बोल दो. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, क्यों आया था, या फिर उसका सब्सटेंस क्या था कि किस तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये इंट्रोडक्शन में लिख दो तो क्रक्स समझ जाएगा कि व्हाट वाज एनसीएम, राइट. देन यस, वाटरशेड मूवमेंट क्यों था, उसके पॉइंट्स आपने अच्छे लिखे हैं. और उसके बाद यू हैव टू राइट, सिंस इट इज अ 15 मार्कर, यू हैव टू राइट कि चौरी चौरा क्यों हुआ एंड फिर गांधी जी ने उसे क्यों रोका. ऑल राइट. और उसके बाद यू हैव टू राइट कि वो रोका मतलब तभी बहुत कांग्रेस ने अपोज किया था कि आपने एनसीएम बंद कर दिया, दैट वाज नॉट फेयर. लेकिन बाद में उसका एडवांटेज ये हुआ कि जो ट्रस्टवर्दीनेस था गांधी जी के प्रति वो बढ़ा लोगों को, उनको उनकी इंटेग्रिटी दिखी, विच हेल्प इन सिविल डिसोबीडियंस में, राइट. तो यू हैव टू राइट ऑल दोस पॉइंट. थोड़ा सा डिटेल में जाके लिखो क्योंकि आपके पॉइंट थोड़े से जेनरिक हो रहे हैं, तो फिर दिस वोंट फेच वेरी गुड मार्क्स, मतलब वो बहुत एवरेज मार्क्स देंगे, ठीक है. उसके बाद लास्ट में आपने लिखा है, हाउएवर द मूवमेंट केम टू एन अब्रप्ट एंड व्हेन द few protesters burned down the police station, it led to discontentment among young leaders, led to rise of revolutionists. Still it remains a key moment which shaped the course. ये कंक्लूजन भी इतना सही नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का अलग था. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हमें इंपॉर्टेंस दिखाना था, राइट, एंड डिस्कस करने को बोला. इफ इट इज क्रिटिकली एनालाइज, फिर आपको दोनों चीजें दिखाने हैं, लेकिन आप अगर डिस्कस कर रहे हो तो थोड़ा पॉजिटिव एंड पे, पॉजिटिव नोट पे यू कैन एंड. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन assessed is, yes, 16th question. In India, suicide has become one of the leading causes of death among those aged 15 to 29. Bring out the reasons behind the same and discuss priority areas in national suicide prevention strategy. Again a 15 marker. Introduction में as I have mentioned कि कुछ statistics दो, कितना suicide हुआ है, या फिर एक rough, if you don't remember the exact, rough statistics दो. Increasing and alarming, especially among the youth. Okay, then the reasons you have mentioned them, और ये अच्छा किया कि you have underlined, तो फिर examiner को समझ जाता है what all reasons है. Priority areas of national prevention. Yes, apart from this, yes, इसका last part मुझे discuss करना था. Last में you give some suggestions कि और क्या क्या करना चाहिए, और what steps have taken. ये national suicide prevention strategy ये तो दे दी, और थोड़े से और स्टेप्स लिख दो नीचे, जैसे कि कोई हेल्पलाइन शुरू की थी गवर्नमेंट, किरण या कुछ मनोदर्पण, ऐसा कुछ तो हेल्पलाइन था, वो किया था. या फिर स्टेट स्पेसिफिक मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं सुसाइड प्रिवेंशन करने के लिए, या फिर कॉज स्पेसिफिक मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, राइट. तो ऐसे कर सकते हैं. सो आफ्टर दैट, yes, one answer I have checked, and overall your answers are very good. These are few suggestions. First is add some value, add और value addition करो in terms of diagrams, statistics, reports, ये सब डालो. ये तो क्या होता है ना, GS1 में people avoid to put statistics या फिर कुछ reports वगैरह avoid करते हैं लोग, but I think they should be added. बाकी GS की नॉलेज अगर आप यूज करो हर पेपर का, दिस गोज टू ऑल पेपर GS 1 2 3 4, कि ट्राई टू यूज द नॉलेज ऑफ अदर पेपर्स आल्सो, ठीक है. तो इट एड्स समथिंग टू योर आंसर जो दूसरे लोग नहीं लिखेंगे. तो दिस वाज अबाउट दिस पेपर. हिमांशु. मैम एक क्वेश्चन है कि जो वैल्यू एडिशन का आप बोल रहे हो, वो जैसे मैंने अभी कलेक्ट करके नहीं रखा हुआ है करंट अफेयर्स में,
तो उसके लिए कुछ सॉरी आई डिडंट गेट यू। जो वैल्यू एडिशन का आप बोल रहे थे जैसे आर्ट एंड हाँ कल्चर का, हाँ। वो न्यूज़पेपर वगैरह से मैंने कलेक्ट करके नहीं रखा हुआ है, तो उसके लिए अभी कुछ है? तुम अभी कर सकते हो ना। देखो बहुत डीप में कलेक्ट नहीं करना है, थोड़ी गुड प्रैक्टिसेस कहीं की, कहीं की गुड प्रैक्टिसेस कलेक्ट कर लो। या इंडिया के कुछ, जैसे मैंने बताया ये जापान और इंडिया का मुझे न्यूज़पेपर से पता चला था, ये कुछ अलग था इसलिए मेरे ध्यान में रह गया। इट्स नॉट दैट आई हैव रिटन दिस, बट मेरे ध्यान में रह गया। तो ऐसी चीजें है ना। अब देखो ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं, अगर ये एग्जामिनर ऐसा कुछ पढ़ ले तो ऑब्वियसली इट एड्स टू योर एडवांटेज, राइट। तो ऐसा ट्राई करो, और न्यूज़पेपर से लो या फिर अपना करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स आते हैं ना, उसमें भी मिल जाती है ऐसी चीज। थैंक और यू। कोई क्वेश्चन? मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके तुम कर लो अभी GS3 का, देन आई विल कंटिन्यू। एग्जिट कर दो स्क्रीन। हाँ हाँ कर लो। राजश्री मैम। हाँ हिमांशु। जी मैम, मैं अभी डिस्कस करूँ GS3। हाँ हाँ कर लो। तो मैंने एक PDF बनाया है जिसमें मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कंपाइल किया है। ये PDF मैं ग्रुप पे डाल दूंगा अभी। इस वाले सेक्शन में हम जो इकोनॉमिक्स के जो कोर इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को 4 हेड्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि GS3 का मेंस का सिलेबस है। उसका फर्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में जो इश्यूज है, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड देयर। सेकंड पार्ट मैंने किया है कि जो बजट के ऊपर, जो गवर्नमेंट बजटिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पार्ट है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है और उससे क्वेश्चंस काफी डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हम सारी चीजें कोट कर सकते हैं। जो सारे जो बचे हुए टॉपिक्स है जैसे गवर्नमेंट बजट्स और वो सारी जो चीजें हैं वो इनके आंसर में हम कोट कर सकते हैं। और चौथा है लिबरलाइजेशन वाला। लिबरलाइजेशन में इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में, इंडियन इकोनॉमी के जो इश्यूज है, इंक्लूसिव ग्रोथ और इश्यूज देयर इन, तो इसका जब हम क्वेश्चन का जब हम पैटर्न देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि लास्ट 2 ईयर से जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली इनमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडिया GDP बिफोर 2015 and after 21, and recently between experience of V-shaped recovery. Similarly, see this question that there is an intra-generational and inter-generational issues of equity from perspective of inclusive growth. So you see that the inclusive growth is continuously repeating in the mains. The theme has been continuously repeating. Similarly, the India's GDP and productivity is also repeating. So here we can expect these type of questions. और इंक्लूसिव ग्रोथ में जो कंपोनेंट्स है जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी की सारी भी इसी पार्ट में आती है इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। तो उसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में कि प्रधानमंत्री जन धन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल फूड। डू यू एग्री विद दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो हियर कंटेंट स्पेसिफिक जो स्कीम थी गवर्नमेंट की उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है। Here also that you see that 2019 the question has been asked that the strategy of inclusive growth is intended to meet objective of inclusivity and sustainability together. So here again you see that inclusive growth is again repeating. In last 3 years it has been repeated 3 times. So this point, because the inclusive growth becomes very important. Second, if we see the government budgeting, here also the question are definition based. For 2021 there has been not any single question in 2022 from the government budget, but 2021 में जो क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रिब्यूशन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो काफी इजी होता है अटेम्प्ट करने के लिए। Here also you have to see that in question number 4 here
the one of the intended objective of Union Budget 2017-18 is to transfer, energize and clean India. तो ये क्वेश्चन है बजट 2017-18 का. जो 22 का जो बजट है उसका जो थीम है वो है अमृतकाल. So we have to keep in mind about what is Amritkal, what is the Atmanirbhar Bharat, what are we going to achieve, what are our specific targets regarding questions. So we have to keep in mind that this type of questions can come from the specifics of the budget. Similarly, again, we see the definition based question that women empowerment in India needs gender budgeting. So gender budgeting is a standard word we all use in, or we all study in the standard economics syllabus. Here also we see the DBT, FRBM Act. These are all standards term and these are all definition based terms. So in these first two topics, Indian economy and government budgeting, two topics we see definition based. So we have to find out that which definition we have to exclude from these questions. First, we should write inclusive growth. What is labor productivity? What is V-shaped recovery? What is intergenerational issues and intragenerational issues? What is potential GDP? And explain its determinants. So potential GDP की definition हमको पता होनी चाहिए. So these are all the definition which you can write and keep in advance, which will going to save you a lot of time in mains itself, because the other parts of the GS3 will not be this much forgiving and will not ask these direct type of questions which economics core subject is giving us. Now we come to the third part, the investment and infrastructures. Here also the question are coming from the current affairs. So the current affairs become very important. If we see the question came in 2020, last year, means that PPP required in infrastructure project. Why is PPP required? So we need to know that the infrastructure require financial investment. And last year, the government fiscal deficit was 9.5%, which is very high. It is the 3% GDP, the 3% limit is given by FRBMF. So it is already 6.5% above than FRBM limit. So there is less capacity toward the government. Government does not have capacity to invest in infrastructure project despite 9.5% fiscal deficit. So that is why we need to augment the private investments. That is why PPP is required. Now again, the role of PPP in the redevelopment of railway station is India. So the examples will come from the current affairs. For example, Bhopal railway station, New Delhi railway station, Hazrat Nizamuddin, New Delhi, Bhopal, Chhatrapati Shivaji. These are type of stations which are being developed in PPP model. Here, the PPP model is beneficial for both government and the public. Why? Because the government is getting enough financing and the public or the citizens are getting various जो facilities है. Facilities are increased. इसमें हम example दे सकते हैं कि जो CST stations है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई का स्टेशन है, वहां पर मिनी होटल्स बनी हुई है. अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं वो जो ट्रेन्स के आने की और जाने की जो टाइमिंग्स है उनको मेंटेन करने के लिए. सो हियर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन एंड डायनेमिक क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी क्या क्या स्कीम्स चल रही है मार्केट में, सॉरी मार्केट में नहीं, जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आई है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. तो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. So these two things should be in your mind, that these are the basic components and these are the value addition you can have in your mains answer. Again जब हम वापस 2021 का क्वेश्चन हम देखेंगे तो here again investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive. अभी थोड़ी सी देर पहले हमने देखा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ में जो तीन चीजें होती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, चार चीजें होती है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल पार्ट. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटिंग है दूसरे इन्वेस्टमेंट. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा
और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कनेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल जीडीपी से, जो कि अगेन आस्क्ड इन वेरियस टाइम्स इन CSE मेंस. So investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive growth. Again, investment in economy in terms of capital formation. Again, here it is also asking about capital formation in the sense how many investment has happened in real terms of machinery and infrastructure also. So the questions are repeating if we see the trend in last 3 years. But for more wide trend, we should see all the questions that I have compiled you from questions from 2013 to 2022. So this PDF will give you a fair idea कि कहाँ से questions आ रहे हैं और किस तरीके की preparation हमको करनी चाहिए. Last जो topic है वो liberalization के ऊपर है. Here also the dynamic questions are asked. Here the analysis part is more important. For example, in 2018, last time the question has asked that recent phenomenon of protectionism and currency manipulation in world trade affecting macroeconomic stability in India. So the protectionism is again introduced in form of US-China trade war. Also, there is Atmanirbhar campaign in India. Now, currency manipulation always done by China. So we have to show that Atmanirbhar Bharat is not a phenomena of protectionism. We have to defend Atmanirbharta in the form of because we also have to introduce reforms in the WTO. So there we should not pick the flag of protectionism. तो हमको वहां पर बताना पड़ेगा जो आत्मनिर्भर भारत है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं है, इट इज अ सेल्फ रिलायंट पॉलिसी. अगेन ऑल्सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो 2017 का, ये भी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है. द इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ जीडीपी इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो 1991 के बाद से नियरली 3 to 6% के बीच में ही रही है, इससे ज्यादा बढ़ी नहीं है. तो उसके जो रीजन हमको बताने, कैपिटल फॉर्मेशन जो हुआ है वो काफी कम हुआ है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रही है, जो स्किल डेवलपमेंट है वो कम है. तो उसके लिए जो बजट में जो प्रोविजंस है, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री सीखो कमाओ योजना, these are all things you have to keep in mind. So I think this PDF will be very helpful to you all in tackling core economics questions, because there are so many questions, there are so many topics in GS3 that there is agriculture, there is cyber security, there is sustainability, and there is economics. So this PDF is specifically for economics purpose only. Rashri ma'am. हिमांशु तुम्हारा हो गया? Yes ma'am. Okay. So I will take some topics of GS3 today. First is disaster management, second is environment, and third is science and technology. These three are those topics where we do not have ऐसा जैसे बाकी टॉपिक्स है एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, इसमें से फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है. बट दीज थ्री आर द टॉपिक्स फ्रॉम GS3 वेयर क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड टॉपिक है एंड थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है ये GS3 का. सो एक कॉमन गाइडलाइन है इन तीनों टॉपिक्स के लिए कि आप you do your current affairs from newspaper also and also from some compilation. Mains 365 is good in that regard कि ये तीनों जो टॉपिक्स है स्पेशली साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड आता है. जैसे कि पिछले साल जेम्स वेब टेलीस्कोप का आया था या वैक्सीन का क्वेश्चन आया था, तो दोज वर वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्योंकि वो न्यूज में थे. और आप कोई भी कंपाइलेशन देख लो जैसे कि मेंस 365 वगैरह, उसमें ये टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन्ड है. सो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें भी फिर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जैसे कि इंडिया की पोजीशन क्या है, या फिर व्हाट इज इंडिया डूइंग, नई चीजें क्या हो रही है, या फिर कोई कोलैबोरेशंस हो रहे हो. अभी रिसेंटली एक न्यू स्पेस पॉलिसी आई है टू इंक्लूड द प्राइवेट प्लेयर्स. उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो स्पेसिफिक्स दिए हुए हैं जैसे कि नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी क्लासेस की वेबसाइट पे एक डिटेल्ड नोट्स दिए हुए हैं उनके, यू कैन यूज दैट. क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी मोस्टली ऑल्टरनेट ईयर्स पूछा गया है और आपके पास एक रफ आइडिया होगा, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स या फिर उनके जो यूजर्स है वो होंगे, तो इट विल बी वेरी इजी टू टैकल सच क्वेश्चंस. और ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रिपेयर्ड हो तो आपका टाइम भी बहुत सेव होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक के बाकी क्वेश्चंस आर समथिंग वेयर यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स, यू हैव टू मेमोराइज देम.
देन सेकेंड थिंग इज डिजास्टर मैनेजमेंट. ये थोड़ा सा स्टैटिक है, जिसमें कि जो कोई भी आप किसी भी क्लासेस के नोट्स कैन वर्क एंड द क्वेश्चंस आर मोस्टली जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं. मतलब डिजास्टर स्पेसिफिक होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि यू कैन एड्रेस देम. जैसे जेनरिक ऐसे होते हैं कि जैसे व्हाट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, व्हाट इज द रिएक्टिव अप्रोच, व्हाट इज सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्योगो फ्रेमवर्क, उसके बाद वल्नरेबिलिटी क्या होता है, न्यू अप्रोच कैसे हुआ है, जो नई पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट की पुरानी पॉलिसी से कैसे अलग है. व्हाट यू कैन डू इज नोट्स, जो स्टैटिक पार्ट है उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो. और अगर कोई करंट में कुछ हुआ है, जैसे कहीं अर्थक्वेक हुआ है या फिर लैंडस्लाइड हुआ है, तो यू शुड हैव गुड एग्जाम्पल्स कि यू ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए कि आप मैप ड्रॉ कर सकते हो, और आप दिखा दो कि ये 3-4 जगह है जहाँ रिसेंटली अर्थक्वेक हुआ है या लैंडस्लाइड हुई है. देन यू हैव टू राइट व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज लैंडस्लाइड, then what are its causes, what are its consequences, what are the steps taken by the government. That should be on your fingertips कि गवर्नमेंट ने किया क्या क्या है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उसका उसने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया, या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके मैंडेट्स क्या है इन रिगार्ड टू दिस. ऑल्सो देन यू हैव टू शो लोकल एस्पेक्ट्स कि जो डिजास्टर हुआ है, सपोज लैंड सब्सिडेंस हुआ है जोशीमठ में, तो वहाँ लोकल रीजन क्या है. मतलब that reason will be very different from something in southern India, right? तो आपको local reason, regional reasons पता होने चाहिए, and then what are the region specific measures that can be taken. उसके बाद you should know the general preventive measures disaster management के, और disaster specific measures कि जैसे tsunami is something you cannot prevent but you can take measures against it, या फिर coastal zone regulation क्या होता है. तो ऐसे आपके पास एक पॉइंटर्स रेडी हो, एंड दोज पॉइंटर्स आप जब आंसर राइटिंग करते हो तो यूज देम. क्या होता है, हम पढ़ के तो बहुत जाते हैं एंड वी थिंक दैट वी कैन रिकॉल, लेकिन वहां पे ये जो स्टैटिक नॉलेज है वो रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उसके बाद कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक्स यू शुड रिमेम्बर, जैसे कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया इज वल्नरेबल टू विच डिजास्टर. जैसे 12% है लैंडस्लाइड्स के लिए, अराउंड 60% है अर्थक्वेक के लिए. यू शुड नो व्हाट आर द जोन्स ऑफ अर्थक्वेक. उसके बाद ह्योगो फ्रेमवर्क क्या है विच इज रिसेंट, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था, पहले की जो अप्रोच थी इंडिया की वो कैसी थी, अब कैसी है. तो यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ टॉपिक जहाँ पे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत कम प्रिपरेशन, और उसके हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं. नेक्स्ट वी विल कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी हैव कवर्ड, एंड एनवायरमेंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से कि ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, एंड दोज कैन बी टैकल्ड विद अ गुड होल्ड ऑन करंट अफेयर्स, बिकॉज एनवायरमेंट में करंट के ही एग्जाम्पल्स ज्यादा आते हैं. बट द गुड पार्ट इज आप करंट स्पेसिफिक क्वेश्चन तो एड्रेस कर दो, मतलब क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करते वक्त आप जो जिस टॉपिक पे पूछा गया है वो आप एड्रेस कर सकते हो, लेकिन जो कंटेंट होता है हर आंसर का वो मोर और लेस सेम होता है. यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट दैट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, कहीं भी एनवायरमेंटल कोई क्राइसिस की बात हो रही तो वहाँ पोल्यूशन आएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, सी लेवल राइज आएगा. तो इस सबके स्टेटिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए कि पोल्यूशन का क्या लेवल है, इंडिया की रैंक क्या है अलग अलग इंडाइसेस में, या फिर सी लेवल राइज कितना हो चुका है, कितना हो सकता है, वल्नरेबिलिटी कहाँ कहाँ है. ये सारी जो जनरल चीजें हैं, प्लीज कीप अ नोट ऑफ देम, जो कि आपको किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में ये सारे स्टैटिस्टिक्स रेडीली अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो यू शुड हैव 1 पेज नोट ऑन इट कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज 2020 में डायरेक्टली पूछा गया था, how does the draft environment impact assessment notification differ from the existing notification. अब ऐसा कुछ नया नोटिफिकेशन आया है तो ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चन आएगा. फिर 2021 में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव पूछा था, देन ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पूछी थी, दीज आर COP26 पूछा था. दीज आर समथिंग विच आर वेरी रेलेवेंट और प्रेडिक्टेबल है कि ये सब आ सकता है. अब जैसे कि IPCC की रिपोर्ट आई थी, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस. एंड वन थिंग ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर, अगर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है देन इट इज टफ फॉर एवरीवन.
जैसे कि पिछले साल सेल्यूलोज का क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, कुछ को आता था, थोड़ा बहुत लिख के आए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में होता ये है कि आउटपुट इनपुट रेशो बहुत कम होता है, कि आप अटेम्प्ट भी कर लोगे तो हार्डली इट विल गेन यू 1 और 2 मार्क्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी क्वेश्चन। अगर किसी का कुछ आइडिया ही नहीं है तो व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम, बिकॉज एवरी मिनट इज प्रेशियस देयर, यू शुड नॉट वेस्ट ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे कंटेंट बहुत कम है आपके पास। एनवायरनमेंट में स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सो दिस इज इट अबाउट एनवायरनमेंट। एंड ऑल्सो बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आई है, उन रिपोर्ट्स का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा 1 या 2 लाइन का कॉन्टेक्स्ट भी अगर आपके पास रेडी है, देन यू कैन यूज इट वेरी इजीली। क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक जनरल कंटेंट बहुत काम आता है हर क्वेश्चन में। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। मैम, हाँ योगेश। हाँ, जैसे अभी हम देख रहे थे कि सर ने बताया कि एनएमपी एनआईपी जैसे कुछ टॉपिक्स है, आपने बताया कि अर्थक्वेक वगैरह, ऐसे कोई टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड है, उसकी कोई लिस्ट वगैरह हम लोग बना सकते हैं कि देखो, कभी कभी कुछ कुछ क्लासेस ऐसे एंड में लिस्ट दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो एंड में आएगा तो वो तुम्हारी यूज का नहीं होता। यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग एट द एंड, लेकिन तुम ही समझ जाओगे। जब व्हेन यू आर स्टडिंग नो, यू रियलाइज कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एससीओ है, अभी न्यूज में चल रहा है, एक नया मेंबर ऐड आया है, तो लाइक देयर इज अ हाई चांसेस कि एससीओ पे क्वेश्चन आए, राइट? या फिर ओएमएसएस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। अब दैट टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी एंड इट इज अ मेजर इशू, तो वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आई प्रिज्यूम वो आएगा ही क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन तुम खुद गेस कर, इफ व्हेन यू स्टडी प्रॉपरली ना, तुमको समझ जाता है। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप रिवाइजिंग द पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस देखते रहो तो तुम्हें समझ जाएगा हाउ यूपी व्हाट इज अ पैटर्न ऑफ यूपीएससी। जैसे कि अब 6G की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो 6G क्या है, तुम्हें एक बेसिक पता होना चाहिए कि 5G और 6G में डिफरेंस क्या है, और 6G के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो एक जनरल अगर तुम्हारी नॉलेज है तो यू कैन यूज इट और प्रेडिक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। एंड इवन आई विल ट्राई कि जितना मुझसे हो सके प्रोबेबल क्वेश्चंस की अगर लिस्ट बने तो आई विल आल्सो शेयर विद। और किसी को कोई डाउट? मैम मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हाँ हिमांशु। मैम, प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट में अगर सबसे बेसिक अगर अपन देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के जो टॉपिक्स है, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो इकोनॉमिक सर्वे ने किस किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया है। तो जैसे कि पीपीपी वाला जो क्वेश्चन था 2021 में और 22 में, तो इकोनॉमिक सर्वे की जो थीम थी वो यही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाली। तो उससे हमने देखा कि 3 क्वेश्चन आए। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को प्रॉपरली कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम 2 क्वेश्चन तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक सर्वे और बजट का ऐसा है ना, इफ यू डू दैट प्रॉपरली मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो तुम्हारे सारे पेपर्स में, मतलब GS2 में भी काम आ सकता है, GS3 में भी काम आ सकता है। एक बेसिक बेसिक चीजें होती है, जैसे कि 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि विमेन की जो मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका बजट कम कर दिया है। नाउ दिस थिंग यू कैन कोट एट लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट? तो ऐसे कुछ पॉइंटर्स इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाते हैं। और इकोनॉमिक हिमांशु ने जैसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अभी, दैट यू कैन गेस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। और नेक्स्ट मतलब संडे को रणवीर एंड Ayman विल टेक द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ GS3। अगर आपको टॉपिक में, कंटेंट में भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस। बस GS3 में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव some facts and value addition material, because generic answers नहीं चलते GS3 में। क्योंकि GS3 का ओवरऑल स्कोर ही बहुत कम आता है। जिनके अच्छे स्कोर आए हैं उनका पॉइंट यही था कि दे हैड अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स एंड वैल्यू एडिशन, मतलब दिख रहा था दे हैड सब्सटेंशिएटेड देयर पॉइंट्स विद सम प्रूफ्स।
तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड हैव अ गुड लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स एंड नंबर्स विथ यू फॉर GS3. मैम वो जेनरिक पॉइंट्स तब मैं लिख देता हूँ जब मतलब कंटेंट की कमी होती है ना, तो मैम उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स वगैरह आप यूज करते हो क्या? फ्रेमवर्क देखो, हर क्वेश्चन के लिए अब GS3 के लिए तो बहुत ही अलग फ्रेमवर्क होगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द GS. लेकिन ये देखो, अभी होगा तुम्हारा वो जेनरिक पॉइंट. जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे ना, ये 2 महीनों में तुम्हारे पास बहुत कंटेंट हो जाएगा. ठीक है, और तुम 7-8 पॉइंट्स अगर लिख रहे हो, 10 स्पेशली फॉर 10 मार्कर्स, इफ यू आर राइटिंग 7-8 पॉइंट्स इन अंडर वन सब हेडिंग, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो प्रायोरिटाइज करो कि कौन से पॉइंट्स अच्छे हैं, वैल्यू दे रहे हैं आंसर्स को. तो दैट 5 पॉइंट्स यू कैन राइट एंड इट इज इनफ फॉर वन सब हेडिंग. ऐसे 2 सब हेडिंग बनाओ एंड 10 मार्कर्स इज डन. जस्ट इंट्रोडक्शन अच्छा दो कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेट हो पाए, एंड कंक्लूजन अच्छा दो, और कुछ अच्छे एग्जांपल्स यूज करो. जैसे कि टुडे आई वाज सॉल्विंग अ क्वेश्चन जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की थी. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज कि फंडामेंटल ड्यूटीज का स्कोप बढ़ाना चाहिए क्या. नाउ द एग्जांपल दैट केम टू माय माइंड इज कि recently UK में इंडियन हाई कमीशन में a person was seen taking down our flag. Okay, now respecting the flag is a fundamental duty, right? And he was breaching that duty. If you write this example in introduction या फिर ऐसी जगह जहाँ highlight हो कि इट इज अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फिर उसको कंसिडर करते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज का स्कोप बढ़ना चाहिए क्या, या फिर लीगल मैंडेट, दैट यू कैन डिस्कस. तो सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक योर आंसर्स इंटरेस्टिंग, और अलग भी बनते हैं दूसरों के आंसर्स से. ठीक है. Ankit, do you have any questions? Rupesh? हेलो Yes, Rupesh. मैम, मेरा जैसे GS3 में कंटेंट प्रिपेयर नहीं है हर टॉपिक Okay. के लिए, Okay. तो मतलब हाउ टू गो अबाउट इट इन दैट एस्पेक्ट, बिकॉज हमारे पास देखा जाए तो 1 महीना भी नहीं है, क्योंकि अगस्त में हम कुछ नया पढ़ भी नहीं सकते खास. देखो रुपेश, GS3 का कैसा है ना, बहुत सारे स्टैटिक पार्ट भी है. तो एक तो मेंस 365 आप करो, तो मतलब मेंस 365 भी पूरा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे आपको वो पढ़ो. दूसरा जो स्टैटिक कंटेंट है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, नैनोटेक, बायोटेक, इनके ना बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल है नेट पे, जैसे कि बायजूस, दृष्टि, ऐसे वेबसाइट्स पे आप सर्च करो, मिल जाएंगे. बहुत डिटेल्ड नोट्स है हर टॉपिक पे, और आप ना उनमें से नोट्स बना लो, मतलब 1 पेज के नोट्स बना लो. जैसे बायोटेक पे 1 पेज का हो गया, नैनोटेक पे 1 पेज का हो गया, तो वहां से कंटेंट आपको मिल जाएगा. और थोड़ा सा जेनरिक कंटेंट, जैसे मैंने कहा एनवायरमेंट के लिए बहुत, जैसे IPCC रिपोर्ट में 7-8 स्टैटिस्टिक्स है, वो आप रट लो, तो वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो. तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो इस 1 महीने में. एंड डोंट वरी, अगस्त में भी आपको, यू आर नॉट गोना राइट टेस्ट एवरी डे, राइट? तो अगस्त में भी काफी वक्त मिल जाता है रिवीजन के लिए, और कंटेंट भी अच्छा खासा हो जाता है फिर से. एक और इशू आ रहा है मैम, वो है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में. फॉर एग्जांपल मतलब अभी जैसे हम रिवाइज करते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन को समझने में उसकी डायमेंशन है वो नहीं निकल पाते हैं. रुपेश, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. मैम मैं कह रहा हूँ कि जैसे आंसर राइटिंग में जब क्वेश्चन आता है तो तब एक तरीके से वो डायमेंशन नहीं निकल पाते हैं कि हाउ टू ब्रिंग देयर सब हेडिंग्स, उसको मतलब कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, और मतलब क्या क्या वो पूछना चाह रहा है और कैसे हम उसका आंसर लिखेंगे. अच्छा अच्छा. रुपेश, तुम अभी आंसर राइटिंग कहाँ से कर रहे हो, मतलब कौन से क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो? मैम अभी GS2 कर रहा हूँ एक्चुअली मैं. नहीं, बट वेयर आर यू टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम? मतलब स्टडी IQ का जो डेली टेस्ट होता है वहाँ कर रहा हूँ. ओके, देखो स्टडी IQ का कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेली आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म्स या हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्या होता है ना, मॉडल आंसर्स देते टाइम दे गिव स्ट्रक्चर आल्सो. शुरुआत में स्ट्रक्चर देते हैं. तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम क्वेश्चन पढ़ लो, स्ट्रक्चर पढ़ लो, उसके बाद आंसर खुद लिखो.
और अगर तुम एक 8 दिन भी ये एक्सरसाइज करते गए ना कि स्ट्रक्चर तुम्हें एक रेडीमेड मिल गया, तुम्हें उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आंसर लिखने की आदत हो गई ना, तो तुम्हारे अपने आप बनते जाएगा स्ट्रक्चर। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ये मुझे भी काम आया था कि डेली आंसर राइटिंग जो है तो आप स्ट्रक्चर देख लो पहले कि क्या स्ट्रक्चर होना है, मतलब कॉजेस पूछे, कॉन्सिक्वेंसेस पूछे, फिर कौन कौन से डायमेंशन लाने की, कहाँ इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल डायमेंशन लाना है, या कहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशन लाना है। तो ये सारा जो रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे हेल्प हो जाती है। या फिर कोई पीवाईक्यू, सॉल्व पीवाईक्यू की बुक हो ना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तुम क्वेश्चन पढ़ो और देखो किस स्ट्रक्चर से आंसर बनाया गया है, स्ट्रक्चर भी दिया होता है ऑलरेडी और फिर आंसर दिया होता है। तो अगर वो तुम रोज करते जाओगे ना तो इजीली यू कैन डेवलप दैट इन विद इन 8 to 10 days। ठीक है मैम, थैंक यू। किसी और को कुछ डाउट या क्वेश्चन है? सर? हेलो हाँ रुपेश। मैम, जैसे जो आपने अभी बताया इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कर लेते हैं, तो हाँ ये सवाल और आ गया कि इसमें मतलब हम पूरा बजट अभी पढ़े या मतलब नहीं नहीं, इसको समरी सिर्फ पढ़ो, बजट का समरी यू कैन रीड, और थोड़े से पॉइंटर्स निकाल लो उसमें से, पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं। इवन जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी जो अपने सिलेबस से रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक है, या फिर देख लो हाईलाइट क्या ज्यादा है। ठीक जैसे है, अपना सप्तर्षि है इस बार, तो यू कैन यूज दैट सप्तर्षि इन अ लॉट ऑफ आंसर्स। ओके। जैसे विजन आईएएस की भी आई थिंक 10 के आसपास वीडियोस रहती हैं उसमें, तो वो करने की जरूरत है हमें? मतलब आई थिंक नहीं वो नहीं, 2-2 वीडियोस की घंटे मुझे की रहती है। नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक वो जरूरत है। वो छोटे सा समरी आता है मार्केट में, आप वो ले लो, उसमें से कर लो, क्योंकि इतना कंटेंट याद नहीं रहने वाला। उस समरी में से भी आपको खुद के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दैट। वो ओके मैम। वैल्यू एडिशन का काम करेगा, दैट इज नॉट गोना बी योर, यू नो, उसके बिना हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। दैट विल जस्ट ऐड वैल्यू टू योर आंसर। ऑल राइट देन सर, मुझे लगता है हो गया, आज वाइंड अप करते हैं। यस, मुझे लगता है कि अब लगता है किसी के पास कोई क्वेश्चन है नहीं, देन वी कैन वाइंड अप दिस सेशन। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। विपिन, क्लोज करें मीटिंग? हाँ कर रहे हैं।